1990 में भी एक क्रांति हुई थी, लेकिन वो राजनीतिक गलियारों में हुई थी, पार्टी में अंदरूनी रूप से हुई थी। ये समझिए और इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो नाम आने वाला है वो न सिर्फ बिहार के सत्ता के शीर्ष पर बैठा, अपितु बिहार राजनीति की दिशा और दशा दोनों उसने बदल कर रख दी। वो जिसकी धमक बिहार से दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में गूंजती रही, वो नाम लालू प्रसाद यादव है। समझिए इस कहानी को। नवंबर 1989 में लोकसभा चुनाव थे और लोकसभा चुनाव के महज 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव थे। वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव ऊहापोह की स्थिति में थे। उन्हें बिहार सीएम की कुर्सी चाहिए थी और बिहार विधानसभा चुनाव अभी बहुत दूर थे। 4 महीने का समय था और इस अवधि के दौरान कई बाधाएं आ सकती थी, कई वफादारियां बदल सकती थी, बहुत से वादे किए जा सकते थे और तोड़े जा सकते थे। क्या गारंटी थी कि वो लोग उन्हें सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री बना देंगे क्योंकि वो विपक्ष के नेता थे? क्या गारंटी थी कि जनता दल को बिहार में बहुमत मिल ही जाएगा? लोकसभा परिणाम अधिक अपेक्षित था। मूड निश्चित रूप से राजीव गांधी के विरोध में जरूर था, कांग्रेस विरोधी जरूर था। वो ये भी जानते थे कि वीपी सिंह के फिलहाल सितारे बुलंद हैं, मगर लालू पीछे नहीं छूटना चाहते थे, वो सेफ खेलना चाहते थे। इसलिए पटना में प्रतीक्षा करते रहने के बजाय उन्होंने विपक्ष के नेता के पद से त्याग पत्र देकर छपरा से सांसद के रूप में दिल्ली जाना बेहतर समझा। वो छपरा से लोकसभा चुनाव लड़े, जीते और दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में वीपी सिंह की सरकार बनी, उप प्रधानमंत्री बने देवीलाल चौधरी। लालू यादव दिल्ली में देवीलाल के दरबार में चक्कर लगाने लगे और देवीलाल के हिमायती बन गए, उनसे मित्रता हो गई। देवीलाल और लालू यादव में राजनीतिक दोस्ती की गांठ मजबूत हो गई धीरे धीरे। उधर बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। 324 सीटों पर हुए इस विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ। तारीख थी 27 फरवरी 1990। जनता पार्टी 120 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सीपीआई को 22-23, सीपीएम को 6-7 के आसपास और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली 19 सीटें। बाकी 30 निर्दलीय चुनाव जीते। वही 71 सीटें लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी। अब खेला यहां से शुरू हुआ। लाजी में चुनाव परिणाम को देखते ही लालू यादव की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उन्हें मुख्यमंत्री बनना था, उनका सपना था। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करने को तैयार थे। जनता दल के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि विधायक दल का नेता कौन होगा। जगन्नाथ मिश्र के बाद अब बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लालू यादव ने अपनी दिल की बात उप प्रधानमंत्री देवीलाल को बताई और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। मगर प्रधानमंत्री वीपी सिंह राम सुंदर दास को सीएम बनाना चाहते थे, इसलिए लालू यादव टेंशन में थे। 7 मार्च को वीपी सिंह ने दिल्ली से 3 पर्यवेक्षक को बिहार भेजा विधायक दल का नेता का चुनाव करने के लिए। जो 3 पर्यवेक्षक दिल्ली से पटना गए थे वो थे अजीत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और सुरेंद्र मोहन। अजीत सिंह का नाम याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, आगे भी इनका जिक्र आएगा। अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह के बेटे थे और मुलायम सिंह यादव के उत्तर प्रदेश के जो उस समय के सीएम थे उनके पर उतरना चाहते थे। जब लालू यादव को इन 3 पर्यवेक्षकों के बारे में जानकारी मिली तो लालू यादव तनाव में आ गए, क्योंकि ये तीनों ही उनके विपक्षी थे, इनसे इनकी नहीं बनती थी। फिर क्या था, लालू यादव दौड़ते दौड़ते पहुंचे अपने आका देवीलाल के पास, राजनीतिक आका उस समय वही थे, और कहा कि साहब ये जो लोग 3 पर्यवेक्षक बनकर पटना जा रहे हैं, इनके रहते तो मैं किसी हालत में विधायक दल का नेता नहीं चुना जाऊंगा, ऐसे में तो रामचंद्र दास मुख्यमंत्री बन जाएगा, कुछ कीजिए हुजूर। लालू यादव ने फरियाद किया और फिर देवीलाल ने इस 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक की टीम के साथ 2 और सदस्य भेजा। अब अजीत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और सुरेंद्र मोहन के अलावा 2 और लोग अपॉइंट हुए इस टीम में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और तब के वीपी सिंह की सरकार के मंत्री शरद यादव। 7 मार्च को दिल्ली के एयरपोर्ट से हवाई जहाज ने उड़ान भरी और पटना पहुंचे। 5 सदस्यीय टीम पर्यवेक्षक पटना पहुंच चुकी थी। बिहार की जनता की धड़कनें तेज थी और इसके अलावे एक और व्यक्ति था जिसकी धड़कनें सबसे ज्यादा तेज थी, वो थे लालू प्रसाद यादव। फैसला हुआ कि विधायक दल के नेता का चुनाव वोटिंग प्रक्रिया से होगी। मुलायम सिंह यादव और शरद यादव के होने से लालू यादव को भरोसा था कि परिणाम उनके पक्ष में आएगा। उस चुनाव में 33 यादव विधायक जीत कर आए थे।
लालू यादव को गुमान था कि ये 33 विधायक उनके पक्ष में रहेंगे और साथ ही 2 नेता उन्हें जबरदस्त मदद कर रहे थे इसमें। उनमें एक थे कुर्मी के नेता नीतीश कुमार, बड़े नेता थे, और दूसरे राजपूतों के नेता जगदानंद सिंह। इन दोनों ने चुनाव के पहले से ही अपनी बाजियां चलनी शुरू कर दी थी। नीतीश कुमार जेपी के चेले थे और उन्हें बड़ा जमीनी पकड़ था बिहार का। उन्होंने 108 सीटें बांटी थी जिसमें 68 विधायक जीत कर आए थे। लालू यादव को गुमान था कि ये 68 और जो यादवों के विधायक है ये सब उन्हें नेता चुन लेंगे, मगर हुकुमदेव नारायण यादव और अनूप यादव ने लालू यादव का विरोध कर दिया। अब लालू यादव की टेंशन और बढ़ गई। अब लालू यादव के लिए जो देवीलाल को करना था वो तो कर चुके थे, अब देवीलाल इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। विधायकों को चुनना था विधायक दल का नेता। लालू यादव बहुत टेंशन में थे। तब उन्हें एक नाम सूझा जो उनकी मदद कर सकता था। लालू यादव को जैसे ही उसका नाम याद आया उसने तुरंत उन्हें कॉल किया। 7 मार्च की शाम थी जब लालू यादव ने उन्हें कॉल किया और मदद मांगी। लालू ने जिससे मदद मांगी वो व्यक्ति था जिसे युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था। वो व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री रहते हुए सार्क सम्मेलन में अपने ठेठ देहाती भाषा में, हिंदी में भाषण देकर देशवासियों का सीना चौड़ा कर दिया। वो व्यक्ति था जिसने पूरे जीवन बेबाकी से अपनी राय रखी, सच को सच कहा और झूठ को झूठ, जिसने जेपी आंदोलन के समय कांग्रेस में होते हुए जेपी के आंदोलन को भरपूर समर्थन देकर अपना विरोध दर्ज किया था कांग्रेस में। गजब का विद्रोही नेता जो आजीवन कहता रहा कि मुझे कैद करो या मेरी जुआ को बंद करो, मेरी सवाल को बेड़ी कभी पहना नहीं सकती। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। चंद्रशेखर नाम था उस कद्दावर व्यक्ति का जिससे लालू यादव ने मदद मांगी। वैसे तो लालू यादव खुले मन से जबरदस्त विरोध किया करते थे चंद्रशेखर का, मगर समय मिलते ही उनके पास जाकर उनके आवास पर देहाती भाषा में, भोजपुरी में उनसे बतियाया करते थे। लालू ने चंद्रशेखर को फोन करके लगभग समझिए तो रोते हुए उनसे शिकायत करने लगे, साहिब यह प्रधानमंत्री वीपी सिंह हमारी सभी राजनीतिक संभावनाओं का नाश करने पर तुला हुआ है, कृपया हमारी मदद कीजिए वरना वीपी सिंह ये अपना आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देगा। चंद्रशेखर उन दिनों वीपी सिंह से इतने खफा थे कि उन्होंने लालू यादव की मदद करने की ठान ली, या यूं कहें कि वो चंद्रशेखर ही थे जिसने लालू यादव को बिहार की राजनीति में सत्ता के शीर्ष पर बैठाया। चंद्रशेखर ने अपने चेले रघुनाथ झा को कॉल लगाया जो तब शिवहर से सांसद थे और सारा मामला समझाया, और वहीं से खेला प्रारंभ हुआ, वहीं से खेला शुरू हुआ लालू यादव का सत्ता के शीर्ष पर बैठने का। अब विधायक दल के नेता के चुनाव में 3 दावेदार थे, राम सुंदर दास, लालू प्रसाद यादव और रघुनाथ झा। रघुनाथ झा चंद्रशेखर के उम्मीदवार के रूप में दौड़ में शामिल हो गए थे। निस्संदेह में मुख्यमंत्री पद के गंभीर उम्मीदवार नहीं थे, पर वो वहां तो सिर्फ विधायक दल के वोटों का विभाजन करने आए थे ताकि लालू यादव को फायदा हो जाए। 7 मार्च की रात जैसे तैसे कटी। 8 मार्च को पूरा दिन पटना के राजभवन में गतिविधियां होती रही। राजभवन में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। कुल 127 विधायकों को हाथ में पर्ची पकड़ाई गई। 120 विधायक जो जनता दल से जीत कर आए थे और 2 ऐसे निर्दलीय विधायक थे जो चुनाव परिणाम आते ही जनता दल में शामिल हो गए, और 5 विधान पार्षद विधायक। सभी 127 विधायकों ने पर्ची पर अपने पसंद के नाम लिखे और मर्तमान में डाल दिए। वोटिंग प्रक्रिया पूर्ण हुई और मर्तमान खुले, पर्चियां निकाली गई और गणना शुरू हुआ। वहीं राजभवन के बाहर पटना में समर्थकों की भीड़ जुट गई थी। एक तरफ से राम सुंदर दास जिंदाबाद की आवाज आ रही थी तो दूसरी तरफ से लालू यादव जिंदाबाद की आवाज आ रही थी, और इन 2 गुटों के बीच एक वर्ग ऐसा भी था जो नारा लगा रहा था, दिल्ली में विश्वनाथ, पटना में रघुनाथ। राजभवन के अंदर वोटों की गणना हुई। कुल 127 वोटिंग में से राम सुंदर दास को मिले 56 वोट और रघुनाथ झा को मिले 12 वोट, और लालू प्रसाद यादव को प्राप्त हुए 59 वोट। चंद्रशेखर का दांव सफल रहा। रघुनाथ झा ने वो 12 वोट काट लिए जो राम सुंदर दास को मिलने वाले थे। लालू विधायक दल के नेता चुन लिए गए। लालू यादव निश्चिंत हो गए, खुश हो गए। अब उन्हें सीएम बनने से कौन रोक सकता है। 27 फरवरी को चुनाव परिणाम आने से लेकर 8 मार्च तक वो बेचैन ही रहे थे, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लालू यादव को फिर से बेचैन होना पड़ गया। विधायक दल का नेता चुन लिए जाने के बावजूद भी उन्हें राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रण ही नहीं दिया जा रहा था। राज्यपाल से लालू यादव ने काफी बार फोन पर बात करने की कोशिश की, पर बात नहीं हो पाई और उन्हें आमंत्रण
नहीं आ रहा था शपथ ग्रहण में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर विधायक दल का नेता चुन लिए जाने के बावजूद लालू यादव को महामहिम शपथ ग्रहण के लिए बुला क्यों नहीं रहे थे। सुनिए कहानी क्या हुई थी। कहानी यह हुई थी कि राजभवन में पर्चियों की गणना होते ही जैसे ही लालू यादव विधायक दल के नेता चुने गए, थोड़ी देर बाद ही अजीत सिंह राज्यपाल के पास पहुंचे। तब राज्यपाल थे मोहम्मद यूनुस सलीम। अजीत सिंह, यह नाम मैंने आपको याद रखने को बोला था, जो पर्यवेक्षक की टीम में आए थे। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बोला था, चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह, जिसे पर्यवेक्षक की टीम में शामिल करके वीपी सिंह ने बिहार भेजा था। अजीत सिंह जानते थे कि वीपी सिंह रामसुंदर दास को सीएम बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से वीपी सिंह को खुश करने के लिए एक दांव खेला। उन्होंने मोहम्मद यूनुस सलीम से कहा कि प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं चाहते कि लालू यादव सीएम बने, इसलिए इस परिणाम के बाद वो आपसे शपथ ग्रहण से पहले मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। इसे आपातकाल बैठक समझे आप। मोहम्मद यूनुस सलीम ने सोचा कि प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण से पूर्व शायद मेरे से मिलना बेहद जरूरी है, वो अजीत सिंह के थ्रू मुझे मैसेज भेज रहे हैं। उन्होंने फौरन से पेशतर दिल्ली जाने की तैयारी कर ली। उधर लालू यादव को यह खबर लग गई कि राज्यपाल दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। लालू यादव ने सोचा कहीं फिर से पासा न पलट जाए। उन्होंने आओ देखा न ताओ, तुरंत ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा और जिस कपड़े में थे उसी कपड़े में राजभवन की ओर निकल पड़े। राजभवन पहुंचते ही उन्हें पता चला कि थोड़ी देर पहले ही महामहिम यहां से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। भगाओ भगाओ रे गाड़ी भगाओ, हवाई अड्डा की तरफ जल्दी। लालू ने गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर को आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि लालू यादव पूरे रास्ते ड्राइवर पर चिल्लाते रहे, जोर लगाओ रे, एक्सीलेटर दबाओ रे, और लालू यादव खोदते रहे ड्राइवर को। एयरपोर्ट तो पहुंचे लालू यादव, और तब तक देर हो चुकी थी। मोहम्मद यूनुस सलीम की फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी पटना से दिल्ली के लिए। लालू यादव ने तुरंत ही दिल्ली फोन घुमाया और देवीलाल को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बताइए आपके राज्य में क्या हो रहा है। एक चुनकर आए हुए विधायक दल के नेता को शपथ नहीं दिलाया जा रहा है। देवीलाल को यह पता लगते देर नहीं लगी कि यह सब किया कराया अजीत सिंह का है। देवीलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक लड़का जो हाफ पैंट और बनियान में दौड़ता रहा करता था, आसपास खेलते रहता था उनके सामने, जब वो चौधरी चरण सिंह के घर पर बैठकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया करते थे, किसानों के बारे में बात किया करते थे, आज वही लड़का उनके सामने ही उनके खिलाफ राजनीति कर रहा है। मोहम्मद यूनुस सलीम के दिल्ली पहुंचते ही देवीलाल ने महामहिम को आड़े हाथे लिए, उन्हें डपटा और पटना जाकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराने का निर्देश किया। लोकदल से ही मोहम्मद यूनुस सलीम और वो साथ थे राज्यपाल देवीलाल। तब जाकर राज्यपाल पटना वापस आए और फिर 10 मार्च 1990 को लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पटना राजभवन के बाहर शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री बने लालू यादव। उन्होंने पटना के विशाल गांधी मैदान में शपथ ली, वह स्थान जहां उन्होंने 16 साल पहले जेपी की छाया में राजनीति की दीक्षा शिक्षा ग्रहण की। वहां जहां से उनकी राजनीति निर्धारित हुई थी, उस शपथ ग्रहण समारोह में लालू यादव के निकट उस व्यक्ति की प्रतिमा थी जिसे खुद नहीं पता था कि एक दिन उनका यह शिष्य बिहार राजनीति के दिशा दशा व्यवस्था सबको पलट कर रख देगा। वहां जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा थी।